हेलो दोस्तों, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। हम आपके लिए आज भौतिक विज्ञान न्यूटन गति नियम टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए, पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं कुछ, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद वे अनसब्सक्राइबर भी कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती है, आप मत देखो और ना ही उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और नहीं लगी तो मत कीजिए, आप देखिए भी मत, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा। जो चंद्रमा की सतह होगी उस पर वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों। उसमें क्या होगा, घट जाता है हमारा भार। उसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु का या हमारा भार घट जाएगा चंद्रमा की सतह पर जाने पर। क्यों घट जाएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाता है ना, तो उसका भार शून्य के बराबर हो जाता है, बहुत ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए है ना दोस्तों, तो ये घट जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार क्या होगा, घट जाता है, शून्य के बराबर रह जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम के कारण संभव है। तो जब हम जल में तैरते हैं ना, तो न्यूटन की गति के कारण संभव है। किस नियम के कारण, प्रथम द्वितीय तृतीय या उपरोक्त सभी। तो तृतीय नियम के कारण संभव है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण संभव है। और दोस्तों और क्या है इसमें, क्या हो सकता है और कारण तृतीय नियम में, और क्या हो सकता है इसका उदाहरण कि बंदूक की गोली जब निकलती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, एक बार प्रक्रिया हुई फिर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब एक बार गोली निकलती है तो झटका लगता है बंदूक को और मनुष्य को, और हमारी क्या होता है, हमारा कंधा पीछे को हो जाता है। तो ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट उड़ते हैं हमारे, उन वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों वे हमारे संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑप्शन मैंने इसी वजह से ऐसे लिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप विचलित ना हो, इसीलिए हमने ऐसे रखे। संवेग संरक्षण के कारण ही रॉकेट अपने सिद्धांत पर कार्य करता है। ये संवेग संरक्षण होता क्या है दोस्तों, ये संवेग संरक्षण को हम समझ लेते हैं एक बार। संवेग संरक्षण होता क्या है, तो इसमें होता है संवेग को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों, न ही उसको कम किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा मतलब इसमें रहेगा ही रहेगा संवेग संरक्षण। जब इसमें किसी रॉकेट पर हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, ये न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत भी आता है। तो नीचे को बल लगता है, फोर्स, और एक ऊपर को प्रतिक्रिया लगती है, ठीक है दोस्तों। इसी को संवेग संरक्षण कहते हैं। ना से उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसको घटाया जा सकता हो संवेग संरक्षण, और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि एक बीकर में पानी एक बीकर में पानी और बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल घटेगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या रहेगा दोस्तों, उतना ही रहेगा। जब एक बर्फ का टुकड़ा किसी भी आप ले ले, आप कोई बर्तन ले लो और उसमें पानी भरा हुआ है, ये बर्तन ले लिया हमने, इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों। अब हमने इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया दोस्तों। तो उसमें जो बर्फ का हमने टुकड़ा डाला, जो पिघल जाएगा, तो पानी क्या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा दोस्तों। उतना ही क्यों रहेगा, जब बर्फ पिघलती है ना, तो वह अपना आयतन घेर लेती है। अब ये बर्फ है, ये पिघल गई, जब हमने इसको डाला तो इसने आयतन जगह घेर ली पानी में ही। तो जब दोस्तों ये पिघलेगी ना, तो पानी का जो पानी है ना, वो उतना ही रहेगा, ना कि वो बढ़ेगा, ना कि वो घटेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप। तो इसमें क्या होगा, उतना ही रहेगा। कोई बीकर या कोई भी बर्तन हो, तो उसमें अगर बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो वो पानी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल कोई कार्य नहीं करता। तो ये किसका कथन है, न्यूटन का कथन है, और प्रथम नियम में आता है ये, ठीक है दोस्तों। क्या आता है, प्रथम नियम में आता है। ये क्या होता है, अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है और विराम अवस्था में है, तो ये विराम में ही रहेगी। अगर मैंने इसको धक्का नहीं दिया दोस्तों,
अगर मैंने इसको पुश किया, धक्का दिया ना, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी नियम को हम प्रथम नियम बोलते हैं न्यूटन का, और कुछ नहीं है न्यूटन के प्रथम नियम में। कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर आप उसको फोर्स करोगे, उस पर बल लगाओगे, पुश करोगे, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही न्यूटन का प्रथम नियम है और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया है कि यदि हम भूमध्य रेखा में दोनों की ओर जाते हैं, जो भूमध्य रेखा होती है हम दोनों की ओर जाते हैं, तो जी का मान होगा। तो ये कह रहा है कि अगर भूमध्य रेखा पर दोनों की ओर जाते हैं तो जी का मान घटेगा, बढ़ेगा या क्या रहेगा? तो इसमें क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। अगर हम एक ध्रुव की ओर से दूसरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, जी का मान बढ़ता है। तो इसमें जैसे कि ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो भूमध्य रेखा है ना, जैसे उत्तरी गोलार्ध और निचली गोलार्ध होता है, जैसे उत्तरी गोलार्ध निचली गोलार्ध होता है, ये इस तरीके से ना दोस्तों, और भूमध्य रेखा होती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाते हैं ना, तो दोस्तों उसमें क्या होती है, उसमें हमारा जी का मान बढ़ेगा। इससे इस तक जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जाएंगे ना, तो क्या होगा, हमारा जो जी का मान होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा की दोनों की ओर जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ठीक है दोस्तों, तो ध्रुव का मान बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, समझाने वाले क्वेश्चन है प्रत्येक, पूरी कोशिश करूंगा आपकी समझ में आए। देखो अगर जो चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, अगर तो उसमें हम छलांग लगा के जाते हैं तो एकदम पहुंच जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें क्या बोला गया है, जैसे बंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम पहुंच जाता है ना यहाँ पर, इसी तरीके से हम लोग या कोई भी वस्तु चंद्रमा पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तीव्रता से पहुंच जाती है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है ना। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमारी पृथ्वी होगी, ये हमारा चंद्रमा होगा। तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कितना हो जाता है, 6 गुना बराबर हो जाता है, सॉरी 6 गुना कम हो जाता है। तो पृथ्वी तल की अपेक्षा चंद्रमा पर हमारा भार कितना हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 6 गुना कम, ठीक है ना, 6 गुना हमारा कम हो जाएगा, ठीक है ना, 6 गुना हमारा कम हो जाएगा हमारा भार। तो इसी गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम बहुत ही आसानी से उसमें कूद जाते हैं, छलांग लगा पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसका ठीक आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, कि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। भाई क्यों डूब जाती है, ऐसा क्या कारण है कि बर्फ पानी में तो तैर रही है और अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों डूब जाती है? तो बर्फ पानी से हल्की होती है। एक तो जो बर्फ होती है वो क्या होती है हमारी, वो पानी से हल्की होती है, ठीक है दोस्तों, और अल्कोहल से भारी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो अल्कोहल होगी, ये अल्कोहल पड़ी है दोस्तों इसमें, और ये बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा है। तो ये जो बर्फ का टुकड़ा है ना दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये इसमें है ना, मतलब डूबेगा नहीं, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, डूबेगा नहीं। और बर्फ जो होती है वो पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है, ठीक है। अल्कोहल में डूब जाती है और बर्फ में डूबती नहीं, ठीक है ना, बर्फ में नहीं, वो पानी में नहीं डूबती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी कारण, किस कारण इसमें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसको क्या बोला गया है इसमें, कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। बर्फ पानी से हल्की होती है, ठीक है, तथा अल्कोहल क्या होती है, वह भारी होती है, अल्कोहल से भारी होती है, ठीक है। आप समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो बर्फ होती है वह पानी से तो हल्की होती है, ठीक है दोस्तों, और अल्कोहल से भारी होती है। इसी कारणवश क्या है, वह
कि पानी में तो हमारी वो क्या हो जाएगी, डूबती नहीं और अल्कोहल में डूब जाएगी बर्फ। तो यही बस मेन मकसद है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट में बोला गया है कि स्टील की गोली पानी में तैरती है, क्यों तैरती है। अब सुन लीजिए कि स्टील की जो गोली होती है पानी में कैसे तैरती है। तो उसमें देख लेते हैं दोस्तों कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें क्या होता है कि पारे का जो घनत्व होगा वो स्टील की अपेक्षा क्या होगा, वह अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है, और ये सबसे ज़्यादा भारी होता है पारा, ठीक है ना, और कभी नहीं जमता ना, तो ये कभी जमता। जो थर्मामीटर जो होते हैं ना हमारा बुखार चेक करने वाले, वो भी इसमें ही होता है पारा दोस्तों, आपको पता होगा न, कभी जमता है इसमें, और सबसे भारी होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होने के कारण वह स्टील की गोली पानी में तैर लेती है। ठीक है, स्टील की जो गोली होगी वह पानी में तैर लेती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो घनत्व होता है ना वो ज़्यादा होता है, इस कारण से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है दोस्तों, तो ये 4 डिग्री पर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, 4 डिग्री पर घनत्व अधिक होता है। इसमें क्या, जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको, पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। जो समुद्र के ऊपर बर्फ जमती है, जैसे ये समुद्र है और इसके ऊपर जो बर्फ जमी होती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, नीचे तो पानी होता है, ऊपर बर्फ जमी हुई है 4 डिग्री पर, ठीक है ना, और नीचे क्या होता है, मछलियाँ फिर भी जिंदा रहती है, क्योंकि नीचे जो पानी होता है ना उसके अंदर वे जिंदी रहती है, और ऊपर बर्फ की बहुत मोटी मोटी परत जमी होती है। तो घनत्व अधिकतम होने के कारण ही वो जमी रहती है, पानी का घनत्व अधिकतम होने के कारण दोस्तों वह जमी रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री पर। ठीक है ना, अधिकतम घनत्व कितना होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होगा 4 डिग्री पर, अधिकतम घनत्व के कारण ही ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक आदमी आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है भाई। जो पहाड़ी पर आदमी चढ़ता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, तो क्या स्थायित्व बढ़ाने के लिए, क्या है वो होगा दोस्तों, इसका स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यह स्थायित्व क्या होता है, जब आदमी पहाड़ पे चढ़ता है तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए आपको ऑप्शन तो वहाँ ऐसे ही मिलेगा, आपको टिकी लगाना पड़ेगा कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पर लेकिन इसको समझ लेते हैं, स्थायित्व क्या मतलब, आगे को और आगे को झुकना, तभी हम आदमी झुकता है, आदमी की जो बॉडी होती है वो झुकती है आगे की ओर पहाड़ पे चढ़ते हुए, और तभी दोस्तों वह संतुलित रहती है। ठीक है ना, जब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे ना तो हमारी खुद में खुद ऑटोमेटिक बॉडी आगे की ओर झुकी रहती है, इसी वजह से ही हम संतुलित होकर चलते हैं, यही मकसद है। इसे ही स्थायित्व बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ठीक है ना, स्थायित्व बढ़ाने के लिए मनुष्य संतुलित बरतने के लिए, अब समझ लेते हैं कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए मतलब संतुलित बरतने के लिए, ठीक है ना, ये ऐसे करते हैं, आगे की ओर हमारी बॉडी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अब क्या बोला गया है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से साई बाहर निकल जाती है। जो फाउंटेन पेन होता है इसकी जो साई होती है हवाई जहाज में जब बैठे हुए तो इसकी बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें जब हमारा ऊंचाई पर बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, ऊंचाई पर बढ़ने पर वायु दाब में कमी हो जाती है। ऊंचाई पर बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, जब हम ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं ना तो वायु दाब होता है ना जो हमारा, वे क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाता है, मतलब जितनी भी हम, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, समझो आप कि जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ही वायु दाब बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन कम हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं ना और हम अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं पहाड़ में, तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वहाँ पर आग जलाने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, फायर जलाने में, आग जलाने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। वो इसी कारण की वजह से करता है, वहाँ पर वायु जो दाब होता है वो कम हो जाता है बहुत, और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है, इसी वजह से फाउंटेन पेन की साई भी रिस जाती है जब हम हवाई जहाज में जाते हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि दूध से क्रीम, यहाँ पर देख लेते हैं कि दूध से
क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं, ठीक है दोस्तों, जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है दोस्तों? तो उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या है इसको भी समझेंगे। ठीक है ना, हमने कोई गोल घेरा ले लिया और ये हमारा सेंटर है, कोई वस्तु काम कर रही है चारों तरफ, तो क्या है वो अपने केंद्र की ओर झुकाव रहेगा। ऐसे चल रही है कोई वस्तु दोस्तों, तो उसका जो झुकाव होगा ना वो हमेशा केंद्र की ओर झुकाव होगा उसका। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लेते हैं अपकेंद्रीय बल बोलते हैं उसको। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। ये तो इसका एक उदाहरण हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक क्या होता है इसमें, अंदर की ओर कार्य करता है ये। ठीक है ना, और इसमें ये भी है कि दूध से मक्खन निकालना, ठीक है ना, ये भी सब इसी के ही उदाहरण होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है ना, जो सूर्य है हमारा, जो हमारा सूर्य है, तो उस पर जो हमारी ऊर्जा होगी वो का निर्माण कैसे होगा? ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा सूर्य पर? तो वो होता है दोस्तों कि नाभिकीय संलयन द्वारा, और यही आपका ऑप्शन आएगा पेपर्स में। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है नाभिकीय संलयन? समझ में नहीं आ रहा कि नाभिकीय संलयन होता क्या है दोस्तों? जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर आपने सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसी पर आधारित काम करता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक फिर बता देता हूं कि जो हमारा जो सूर्य होता है ना, इस पर क्या होती है, कम से कम 72% तो होती है दोस्तों हमारी क्या, हाइड्रोजन, और 26% होती है दोस्तों हीलियम, और 2% क्या होती है हमारी कार्बन होती है, और ऑक्सीजन वगैरह होती है। और मैं आपको बता देता हूं कि सतह से सूर्य की दूरी मापने के लिए या किसी भी ग्रह की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बताया मैंने? 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, 2% कार्बन होता है सूर्य की सतह पर। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन वगैरह भी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा। मतलब कि जब वायु दाब की जो रीडिंग चेक करते हैं तो उसमें अचानक गिरावट आ गई, तो ये किस मौसम, मतलब मौसम को क्या संकेत दे रहा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों तूफान आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा दोस्तों। क्या आएगा? ये आएगा इसका डी, तूफान आएगा। जब वायुमंडल में वायुदाब जब कम हो जाता है ना, तो वो क्या, मौसम विभाग को एक सूचना मिल जाती है, उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि वायुदाब हमारा कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा जो होता है कि वायुदाब कम हो रहा है, उसकी रीडिंग कम जा रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारा तूफान आएगा। और दो चीज और बताता हूं दोस्तों, अगर हमारा तेजी से इसमें अचानक गिरावट आ गई, वायुदाब में अचानक गिरावट आ गई ना, तो दोस्तों तूफान आएगा। अगर इसमें देखो दोस्तों, अगर इसमें स्थिर रहेगा तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें मौसम साफ रहेगा। क्या आएगा? अगर हमारा ये स्थिर रहेगा, ठीक है ना, तो अगर ये हमारा स्थिर रहेगा ना, तो क्या होगा, हमारा मौसम साफ हो रहेगा। क्या रहेगा? हमारा मौसम साफ रहेगा। अगर दोस्तों इसमें स्थिर न रहकर यहाँ पर अगर बढ़ने लगेगा तो वर्षा होगी। क्या? अगर बढ़ेगा क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगी, हमारी वर्षा होगी दोस्तों। क्या होगी? हमारी वर्षा होगी। आपको याद रखना होगा। अगर हमारा तेजी से क्या रीडिंग, अगर हमारी तेजी से जो इसमें अचानक गिरावट आएगी तो तूफान आएगा, स्थिर रहेगा, मौसम साफ रहेगा, या फिर बढ़ेगा इसकी रीडिंग तो क्या, वर्षा होगी। तो यही वायुदाब रीडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगी, तूफान आएगा जब अचानक गिरावट आएगी। ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि वॉशिंग मशीन का क्या कार्य सिद्धांत, जो वॉशिंग मशीन होती है उसकी मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो कैसा है, क्या सिद्धांत है, कार्य सिद्धांत? तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के द्वारा, किसके द्वारा, अपकेंद्रण के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? अपकेंद्रण। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है ना, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो कपड़े धोने की मशीन होती है, सुखाने की, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। और इसके दो उदाहरण और बता देता हूं मैं कि दूध से क्या, ये क्या होगा, दूध से मक्खन निकालना। क्या? दूध से मक्खन निकालना। क्या? दूध से मक्खन दोस्तों। क्या? दूध से मक्खन निकालना। और यह भी अपकेंद्रीय बल का ही पर ही सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया कि एक सुई पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? अगर एक सुई है वो पानी के ऊपर तैर रही है, तो एक सुई अगर पानी के ऊपर तैर रही है दोस्तों, तो वो क्यों तैर रही है, कैसे तैर रही है वो दोस्तों?
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि पृष्ठ तनाव के कारण एक सुई है ना तैरती है। जब सुई जो होगी, इसका उदाहरण जब वर्षा की बूंदें होती है, वर्षा की बूंद क्या होती है, गोल होती है, ठीक है ना। जब ऊपर से आती है तो क्या होती है, गोल होती है वर्षा की बूंदें। तो इसमें क्या होता है, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही इनकी गोलाई बनती है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से सुई पानी के ऊपर तैरती है। क्यों? उसके पृष्ठ तनाव कारण, उसका पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होने के कारण ही वो तैरती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं। कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वे जल की सतह पर क्यों तैरते हैं दोस्तों? वे इस वजह से तैरते हैं पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण ही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। पृष्ठ तनाव के कारण छोटे छोटे टुकड़े तैरते हैं। क्यों तैरते हैं समझ लेते हैं कि जब पानी में डालते हैं ना इसको, कपूर के टुकड़ों को, तो एक सिरा तो इसकी जल्दी घुल जाता है, ठीक है ना। एक सिरा जब जल्दी घुल जाता है दोस्तों, तो दूसरा सिरे का जो सिरा होता है ना, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस वजह से ये नाचने लगते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इसमें यही है कि एक जब सिरा इसमें ज़्यादा जल्दी से घुल जाता है ना पानी के अंदर, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, एक का पृष्ठ तनाव क्या होगा ना, दूसरे पृष्ठ तनाव की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, नाचने लगते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है? ये नाचने लगते हैं दोस्तों। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे टुकड़े जल में की सतह पर तैरते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। कैसे चढ़ता है लैंप की बत्ती में? जैसे गाँव में पहले लैंप जलाते थे तो उसकी बत्ती में तेल कैसे चढ़ता था दोस्तों? तो किसके कारण चढ़ता था? कैलिपरी के कारण। इसको बोलते हैं कोशिकत्व के कारण भी चढ़ता था। किसके कारण दोस्तों? यहाँ पर देख लेते हैं, कोशिकत्व के कारण भी चढ़ता है, ठीक है ना, कैलिपरी क्रिया के कारण। आपको ऑप्शन में वहाँ पर कोशिकत्व के कारण भी मिल सकता है, या आपको कैलिपरी के कारण भी मिल सकता है। कैलिपरी की मतलब कैलिपरी क्रिया के कारण भी, ठीक है ना, क्रिया के कारण भी चढ़ता है ये लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है, ठीक है ना। ये कोशिकत्व के कारण भी। अब मैं आपको एक उदाहरण बोल देता हूँ, कोशिकत्व के कारण आपको जरूर मिल सकता है ये। और इसका उदाहरण क्या होगा? ऐसा भी होता है जैसे जो हमारे जो पेड़ होते हैं ना, जो हमारे पेड़ होते हैं वे क्या होता है, उन्हें जो पानी मिलता है ना, वो जड़ों के द्वारा जो पानी लेते हैं नीचे से, तो वे भी मिट्टी का तेल जैसे बत्ती के अंदर ऊपर चढ़ता है ना, तो ऐसे ही पौधे धरती के अंदर से पानी अवशोषित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं पानी। तो यही प्रक्रिया है, या तो कैलिपरी के द्वारा या हमारे कोशिकत्व आ सकता है वहाँ पे, यही होगा दोस्तों। तो इसी कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्यों होती है भाई ये वर्षा की बूंदें गोलाकार? ये वर्षा की जो बूंदें गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण होती है। कैसे? क्या? तनाव के कारण होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव के कारण ही है जो कुछ है। वर्षा की जो बूंदें होती है ना गोल, वहां पर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि तनाव के कारण होती है या पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है ना, ये आपको मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है। जो आर्किमिडीज का जो नियम है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होगा वो पलवन के नियम पर सिद्धांत होगा। ये क्या होगा? पलवन के नियम से ही लिंक है इसका, ठीक है दोस्तों। आप इतना समझ लीजिए कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होगा वह पलवन के नियम से ही संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर दर विस्थापित करती है। जब हम किसी जगह हम तैर रहे हैं ना, तो वहां क्या करेंगे, वस्तु अपने भार के बराबर है ना दर विस्थापित कर लेगी, ठीक है दोस्तों। तो उसे ही हम आर्किमिडीज के सिद्धांत कहते हैं। इसी से आर्किमिडीज और पलवन का नियम, ये दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं लगभग, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पलवन के नियम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। भाई किस सिद्धांत पर तैरता रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुई तो डूब जाती है और ये जो हवाई जहाज है वो तैरता रहता है दोस्तों। तो ये क्यों तैरता रहता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैरता रहता है दोस्तों। वो क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही पानी का जहाज तैरता रहता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। जहाजों का समुद्र व नदी में चलना मनुष्य जैसा, या फिर कैसे मनुष्य पानी पर तैरता है, जैसे मनुष्य पानी पर तैरता है ना, ऐसे ही
जहाज पानी के ऊपर तैरते हैं तो वे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैरते हैं दोस्तों। किस पर तैरते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। या कोई वस्तु जब पूरी तरह डूब जाती है तो उसके भार उस द्रव के बराबर होगा, ठीक है ना, डूबी हुई वस्तु के। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर हवा कैसी होगी? भाई दोस्तों आपको पता ही होगा, गर्म होगी। गर्म कैसे होगी दोस्तों? जब आप देखो, मैं समझाता हूं देसी भाषा में, कि जब रोशनदान नहीं होंगे और बाहर की हवा नहीं मिलेगी किसी रूम में, वो नहीं खींच पाएगा पंखा, तो आप बताओ जो वातावरण की जो वायु होगी कमरे की, वो तो ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगी दोस्तों। तो इसी वजह से है ना, तो गर्म हो जाएगी। यही एक मेन मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल में कितना होगा दोस्तों? आप समझ लेते हैं। देखो, अगर मनुष्य का जो तापमान जो डॉक्टर चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं दोस्तों। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल आता है। अब इसमें सेल्सियस में कितना होगा दोस्तों? तो इसमें सेल्सियस में 37 क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस होगा। और दोस्तों कभी कभी ऑप्शन में आपको वहाँ पर 37 की जगह 36.9 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, तो आप फट देसी लगा देना। 36.9 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, तो आप लगा देना। और केल्विन में कितना होता है दोस्तों? 300, मैं दोबारा बताता हूँ, 310 केल्विन होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि मानव शरीर का जो तापमान होगा केल्विन में 310 केल्विन होगा, ठीक है ना, 310 केल्विन होगा। और हमारा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। और सेल्सियस में होगा हमारा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान होगा दोस्तों वो कितना होगा? ये होगा हमारा 6000 केल्विन। कितना होगा? सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, 6000 केल्विन होगा दोस्तों। और सेल्सियस में कितना होगा? सेल्सियस में होगा 5600 डिग्री सेल्सियस होगा। और दोस्तों ये सूर्य की बाहरी परत का तापमान है। अगर आप केंद्र की बात करोगे ना दोस्तों, तो केंद्र में तो वहां पर आपको 1 करोड़ कितना? 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है ना। कितना? 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख हमारे केंद्र का, हमारे जो होगा ना सूर्य की, उसका इतना टेम्परेचर होगा दोस्तों। इतना टेम्परेचर होता है। और इस पर 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% कार्बन और ऑक्सीजन होती है। इसकी दूरी सतह से मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आपको? वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट्स में, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।